जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। ये देखिए कि दृष्टि आईएएस का ये 11वां टेस्ट है और इसे देखना है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, श्रीलंकाई साहित्य के संदर्भ में मौर्यकालीन इतिहास को समझने के स्रोत कौन से हैं। तो देखिए कि इसमें सही आंसर का चुनना है। पहला में दिया गया है आपका दीपवंश, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। महावंश भी ये हो जाएगा। और मुद्रा राक्षस देखिए कि ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इससे देखिए कि आपका मौर्य काल का बारे में जानकारी मिलता है। इंडिका देखिए कि ये आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, ये भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। तो 3 और 4 नहीं होगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। और देखिए कि दीपवंश और महावंश ये दोनों का दोनों बौद्ध साहित्य है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, मालविका अग्निमित्रम पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, यह एक संस्कृत ग्रंथ है जिसे कालिदास ने लिखा है, ये आपका एकदम सही है। इस पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, तो ये आप याद रखिएगा। ये भी आपका सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य का बुद्ध है जो संसार को बचाने के लिए प्रकट होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए कि ये आपका बहुत साहित्यों में मिलता है। इन्हें बोला जाता है मैत्रेय, यानी कि जब भी संसार में कोई बड़ा संकट आएगा तो मैत्रेय जन्म लेंगे, तो ये भविष्य के बुद्ध बोले जाते हैं। तो ये आपका याद रखने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, और इसमें देखिएगा कि मिलान करना है। एक तरफ त्रिपिटक दिया गया है, एक तरफ आपका विवरण दिया गया है। तो देखिएगा कि इसमें मिलान कीजिए। विनय पिटक, विनय पिटक ये संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह था, तो ये आप याद रखें। विनय पिटक क्या था, तो ये नियम का संग्रह था जो बौद्धिस्ट था लोग, जो बौद्ध मठों में और संघ में रहता था लोग। उसके बाद सुत पिटक देखिए कि ये बुद्ध की शिक्षाएं का संग्रह है, तो ये भी आपका सही है। और अधिधाम पिटक ये दार्शनिक विषय है, ये भी आपका सही है। तीनों का तीनों सही है। तो विनय पिटक नियम कानून से संबंधित था, सुत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं से, और अधिधाम पिटक आपका दार्शनिक विषय था, विषय है अभी भी। तो इसका राइट आंसर देखिए कि ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और एक बौद्ध संत के बीच संवाद के रूप में संबंधित संत थे, तो कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नागसेन। तो देखिए कि मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद का प्रश्न, पन्हो मतलब प्रश्न हो जाएगा। तो मिलिंद शासक रहते हैं और पन्हो प्रश्न पूछते हैं किससे, नागसेन से। नागसेन कौन है, तो ये एक बौद्ध संत है। तो देखिए कि इसके बाद ये मिलिंद जो रहते हैं ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, इनसे प्रभावित होकर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज बुद्ध के जीवन से जुड़े थे। तो देखिए कि बुद्ध से जुड़े हुए राज अगर देखा जाए तो इसमें आपका अवंती तो नहीं होगा, तो ये काट दीजिए। गंधार देखिएगा कि आपका गंधार भी नहीं होगा, कुशल हो जाएगा और मगध हो जाएगा, तो ये राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि बुद्ध ने कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और मगध जिसकी राजधानी राजगीर, ये तो आप जानते ही हैं, इसमें समय बिताए थे, तो इनसे ये संबंधित है। अवंती और गंधार सीधे बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हालांकि अवंती और गंधार ये भी 16 महाजनपदों में से एक था उस समय। और देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये गांधार विश्वविद्यालय जो आपका है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये गांधार में ही था, तो वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य दीक्षा लेता है और चाणक्य वहीं पे शिक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, मृक्ष कटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया प्राचीन भारतीय ग्रंथ निम्नलिखित विषय में से संबंधित है, यानी किससे ये संबंधित है। तो ये देखिए कि एक अमीर व्यापारी और एक नर्तकी की पुत्र के प्रेम की कहानी है ये, तो ये याद रखेगा। और देखिए कि इसमें नाटक का केंद्र चारुदत्त, एक गरीब ब्राह्मण व्यापारी
और वसंत सेना एक नर्तकी रहती है और इनके बीच में जो प्रेम कहानी है उसी के बारे में ये कहानी दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो इसके अगर देखिए कि हीरो का नाम क्या था, तो आपका चारुदत्त हो जाएगा और वसंत सेना, चारुदत्त हीरोइन का नाम था और वसंत सेना हीरो का नाम था। अगला क्वेश्चन है 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर राजवंश दिया गया है, इधर संस्थापक दिया गया है। तो इसमें मिलान कीजिए। चलिए, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है, तो दंतु दुर्ग हो जाएंगे। एक के आपका 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। उसके बाद देखिए पाल के गोपाल हो जाएंगे और चोल के देखिएगा कि आपका विजयालाल हो जाएंगे और चौहान के आपका वासुदेव हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारणों का संयोजक है। देखिए कि महावीर के अनुसार प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारणों का संयोजक है, जहां भौतिक कारक नश्वर है और वहीं आध्यात्मिक कारक अस्थायी है और स्वयं में निरंतर विकसित होता है। तो देखिए कि पहला कथन तो ये सही है और दूसरा का देखिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो देखिए कि ये भी आपका सही है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, तो ये दोनों आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिएगा इसमें पहला में दिया गया प्रथम बौद्ध संगति राजगीर के सतपानी गुफा में आयोजित किया गया था। ये आपका एकदम सही है कि प्रथम जो बौद्ध संगति होता है तो वो कहाँ पे होता है, सतपानी गुफा में होता है। और देखिए कि उस समय शासक कौन रहता है, तो अजात शत्रु, अजात शत्रु, ये आप याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति में महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में दीक्षा दी गई। ये भी आपका सही है, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि 4 बौद्ध संगति हुआ है। पहला आपका राजगीर में हुआ है और दूसरा का देखिए कि आपका वैशाली में हुआ है, जो काला शोक के द्वारा कराया गया है। तीसरा का देखिए कि आपका पाटलिपुत्र मगध, मान लीजिए कि मगध में हुआ है और देखिए कि यहाँ पे अशोक के द्वारा कराया गया था। चौथा आपका कश्मीर में हुआ है, ये आपका कनिष्क के द्वारा कराया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, तो चारों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कनग हली स्थल जो अशोक के एकमात्र संरक्षित मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका ये कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कनक हली स्थल ये कर्नाटक में है, अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का नींव कुमार गुप्त के रखा गया था, कुमार गुप्त प्रथम। तो ये याद रखिएगा। इनसे थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कर लिया जाए। देखिए कि ये महेंद्र द्वितीय के नाम से भी फेमस हुए और 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक ये शासक रहे हैं। देखिए कि गुप्त वंश के अंतिम महान सम्राटों में से एक थे। इन्होंने कई सिक्के जारी किए हैं और शिलालेख भी जो कि मिलता है। तो ये आप देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय के ये संस्थापक थे और देखिए कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, तो ये आप याद रखेगा। और हुनों के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान भी चलाए थे। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन इसे बोला जाता है, कहाँ दिए थे या कहाँ दिया था, इसमें लिखा है। तो ये देखिए कि सारनाथ में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, तो ये देखिए कि वाराणसी के पास में हिरण्य गुफा के पास में है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि मौर्य प्रशासन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें गलत आपको बताना है। पहला में दिया गया है सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष कृषि, ये आपका एकदम सही है। पटना अध्यक्ष ये बंदरगाह, ये भी सही है।
और लक्षणा अध्यक्ष ये सिक्के बनवाने वाला, ये भी आपका सही है। पतवा अध्यक्ष ये आपका गलत हो जाएगा। पतवा अध्यक्ष जो था ये भार और भार और माप से संबंधित था। भार और माप, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। चलिए तो ये गलत हो गया और इसका राइट आंसर आपका 14 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने शक संवत की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 78 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। कनिष्क 78 ईस्वी से लेके 120 ईस्वी तक ये शासन करता है। तो जब इसका राज्याभिषेक हुआ था तो उसी समय शक संवत चलाया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। और देखिए कि ये कश्मीर में शासन कर रहा था और इसका राजधानी फिरोजपुर। आधुनिक समय में देखिए कि पेशावर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विसनगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हेलियोडोटस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा कि विसनगर स्तंभ शिलालेख कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में है। शिलालेख का मतलब क्या होता है या अभिलेख का मतलब? तो देखिए कि जैसे कि एक चीज़ समझिए कि अभी हम लोग के जो प्रधानमंत्री हैं चाहे मुख्यमंत्री हैं, तो अगर अपने नागरिकों को कोई सूचना देना होगा तो वो क्या करेंगे? रेडियो टीवी पे आएंगे, अखबार में अपना सूचना निकालेंगे। लेकिन उस समय तो ऐसा कोई स्रोत था नहीं। तो राजा क्या करता था लोग, एक पत्थर के बड़ा सा चट्टान को इसे कटवा के और उस पे लिखवा देता था लोग कि आगे राजा का क्या कदम होने वाला है, यानी कि क्या कदम उठाने वाले हैं, जिससे कि आम व्यक्ति को पता चल जाता था। तो ये आपका शिलालेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर। भारत ग्रीक शासक मिनांडर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है मिलांडर की राजधानी साकल या साकल में थी, ये एकदम सही है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो, मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक संवाद है, ये भी सही है। तो देखिए कि 17 का 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए में दिया गया है 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका विम कॉन्फिडेंस के द्वारा ये घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसका देखिए कि 1500 ईस्वी से लेके ये आपका 64 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये याद रखेगा। और यू चीन जनजाति के 5 कुलों को एकीकृत किया गया था इसके द्वारा। तो ये आप याद रखेगा। तांबे के सिक्के इसके मिलते हैं, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है गौतमीपुत्र सतकर्णी के संबंध में नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा हो जाएगा, जो कि उस समय का जो स्थानीय भाषा यानी कि आम भाषा हुआ करता था। तो ये याद रखिएगा। देखिए कि इस अभिलेख में प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में मिलता है जानकारी। और इनका अगर कार्यकाल देखिएगा तो 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी के बीच में ये शासन किए हैं। तो ये देखिए कि इसमें उनके द्वारा कार्य किया गया है उसके बारे में बताया गया है। बताया गया है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता गौतमी बालश्री द्वारा स्थापित करवाया गया था। इस अभिलेख में उन्हें शकों, पहलवों और यवनों का संहारक बताया गया है, यानी कि उन पे जीत बताया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी एक ब्राह्मण शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। साथ में याद रखिएगा कि जो सातवाहन शासक था लोग, सातवाहन, इनके द्वारा शीशे का सिक्का चलाया गया था, जो कि सक्सेस नहीं होता है। तो ये तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर सिक्का अगर शीशा का होगा तो आपस में टकराएगा तो वो तो टूट ही जाएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें देखिएगा कि सुमेलित करना है। एक तरफ संगम युग में भूमि विभाजन दिया गया है और उसके प्रकार दिया गया है इधर। तो इसमें पूछा जा रहा है, तो चलिए देखा जाए। कुरंजी, कुरंजी
ये कैसा क्षेत्र हुआ करता था, तो ये पहाड़ी क्षेत्र को कुरंजी बोला जाता था। देखिए कि पहले पहले ये कैसा क्षेत्र होता था, तो इसमें रेगिस्तान वाला क्षेत्र होता था। तो पहले का आपका मरुस्थल हो जाएगा। मूले देखिएगा कि मूले ये पशु पालक वाला भूमि हुआ करता था, तो सी का 3 हो जाएगा। और नैदल देखिएगा कि ये आपका तटीय क्षेत्र होता था, तो ये भी आपका देखिएगा कि डी का 4 हो जाएगा। तो एक का आपका 2, तो एक का 2 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य का प्रतीक क्या था? तो पांड्य साम्राज्य का प्रतीक का अगर बात किया जाए तो मछली हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और पांड्य का अगर देखिएगा कि राजधानी का अगर बात किया जाए, अच्छा देखिए यहाँ पे 3 शासक था लोग, तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। अगर ये थोड़ा सा अगर मैप देखिएगा भारत का, ये तो देखिए ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का ये मान लीजिए कि मैप है। यहाँ पे आपका केरल है, तो यहाँ पे कौन था? चेर था। तो ये आप याद रखिएगा, केरल के आसपास में चेर था लोग, और चेर को केरल पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा कि आपका इसके आसपास का क्षेत्र जो था, ये आपका पांड्य लोगों का क्षेत्र था। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा, पांड्य ये आपका कर्नाटक और इधर आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा तमिलनाडु का ये क्षेत्र था। और यहाँ पे जो था लोग, ये चोल था लोग, चोल साम्राज्य। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर प्रतीक का बात किया जाए तो पांड्य का जो प्रतीक था ये मछली था। अभी हम लोग देखे हैं लोग, पांड्य साम्राज्य का प्रतीक क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। और वहीं पे देखिएगा कि चेर का क्या था, तो चेर का देखिएगा धनुष हो जाएगा, धनुष। और चोल का देखिएगा तो चोल का बाघ था। तो ये आपका इन लोगों का प्रतीक था जो कि झंडा पे लगा रहता था, तो ये याद रखिएगा। अगर राजधानी का बात किया जाए तो पांड्य की राजधानी मदुरै में था, मदुरै। और उसके बाद देखिएगा कि आपका चोल का राजधानी अगर देखा जाए तो उरई में था, उरैयू। और चेर की राजधानी इन लोगों का करूर में या वाजी में था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में श्रेणी या गिल्ड थे? तो मौर्योत्तर काल में श्रेणी और गिल्ड क्या थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये एक व्यापारी का समूह हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वारामहिर द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंच सिद्धांतिका, ये आपका वारामहिर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि गणितीय खगोल विज्ञान पर एक ये ग्रंथ है, तो ये भी आपको याद रखना है कि किससे संबंधित है, तो खगोल विज्ञान पे ये ग्रंथ है। तेईस के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि अजंता गुफाओं की चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनवाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिसेन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि ये दक्कन के वाकाटक शासक थे हरिसेन। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में सातवाहनों के बाद एक स्थानीय शक्ति का उदय होता है, और वे उत्तरी भारत के गुप्तों के समकालीन भी थे। पुराणों में इन्हें विंध्यक के नाम से जाना गया है, तो ये आप याद रखेगा। पुराण में इन्हें क्या बोला है गया है, तो विंध्यक बोला गया है वाकाटक शासक को, तो ये आप याद रखेगा। हरिसेन देखिएगा कि इनके संरक्षण में अजंता की गुफा का निर्माण होता है। यहाँ पे दो चीज समझना जरूरी है, एक यहाँ पे बौद्ध विहार दिया है और एक चैत्य दिया है। तो देखिए कि विहार जो हुआ करता था, ये जो बौद्ध भिक्षु था लोग उनके निवास स्थल था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा कि विहार क्या था, निवास स्थल। और जो चैत्य था ये आपका मान लीजिए कि मंदिर था, यानी कि पूजा स्थल था। तो यहाँ पे पूजा किया जाता था, और बिहार में वो लोग निवास करता था लोग बरसात के दिनों में या ऐसे भी। तो ये आप याद रखेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक विभाजनों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाइयों से बड़ी इकाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें छोटी से बड़ी इकाई में व्यवस्थित करना है। तो देखिए कि सबसे पहले आपका थोड़ा सा इसके बारे में समझ लिया जाए। तो जो मुक्ति होता था ये आपका प्रांत हो जाएगा। और देखिए कि आपका मुक्ति के बाद उपारिक होता था। और देखिए कि विषय विषय मान लीजिए कि वर्तमान में जिला हो जाएगा। तो ये आप देखिए कि जिला हो जाएगा। ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रामिका हो जाएगा, ग्रामिका। और देखिए कि आपका विथि विथि दिया है ना, तो विथि मतलब क्या हो जाएगा? उप जिला हो जाएगा, उप जिला। तो अब तो आप आसानी से समझ जाइएगा और इसे सजा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका नीचे से करना है ना, तो एक सबसे पहले आपका ग्राम आ जाएगा। तो ये आपका देखिएगा ये कट गया। ग्राम के बाद क्या आ जाएगा? तो उप जिला आ जाएगा। तो एक के बाद आपका फोर्थ आ जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया। और उप जिला के बाद जिला आ जाएगा। प्रांत तो राज्य को बोला जाता है और इसे प्रांतपति के नाम से भी जाना जाता था, जो राज्यपाल हुआ करते थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के जनक और भारत के सबसे शुरुआती ज्ञात खगोल शास्त्री हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। देखिए कि आर्यभट्ट मगध के निवासी थे और बीज गणित के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीज गणित के जनक कौन है? तो बीज गणित के जनक आपका आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट प्रथम, ये याद रखेगा। और उन्होंने दो खगोलीय ग्रंथ भी लिखे हैं। एक आपका ग्रंथ का नाम है, पहला इसका नाम है आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय। और दूसरा का नाम है आर्यभट्ट सिद्धांत। तो ये दोनों याद रखेगा। सूर्य सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था और साई का जो मान है ये भी इनके द्वारा दिया गया था। तो ये याद रखेगा। और जो दशमलव पद्धति है, शून्य के आविष्कार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो ये याद रखेगा। तो ये सभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? तो इसमें से 16 महाजनपदों में से कौन सा नहीं है? तो देखिए गांधार, कंबोज और पंचाल तो हो जाएगा, कौशाम्बी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही है। तो ये याद रखिएगा। 16 महाजनपद के बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो देखिएगा कि 16 महाजनपद आपका इसमें से 3 तो बिहार में हो जाएगा और 8 आपका यूपी में हो जाएगा। तो 8 3 11 हो गया। एक आपका राजस्थान हो जाएगा, एक आपका साउथ में है। तो 11 और 2 13 हो जाएगा। और एक मध्य प्रदेश में है। और 2 देखिए कि ये भारत के बाहर है, जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद में अधिकारी और एक तरफ संबंधित कार्य दिया गया है। तो ये मिलान करना है। तो चलिए मिलान कीजिए। तो देखिए कि व्यवहारिक व्यवहारिक मतलब क्या हो जाएगा? ये न्याय से संबंधित है। सर्वार्थक सर्वार्थक ये आपका सामान्य प्रशासन से संबंधित था। गणक गणक ये आपका देखिएगा कि मुख्य लेखा अधिकारी हुआ करता था। और भागा दूध ये आपका भाग के संग्राहक। तो देखिए कि एक आपका 2 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है कि तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति, जो कि कांस्य मूर्ति से बना हुआ है, कांस्य से, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चोल साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि चोल जो मूर्ति कला के लिए एक महत्वपूर्ण नमूना नटराज का मूर्ति भी है। तो ये आप याद रखिएगा।
और देखिए कि एहोल की रावण फाकी गुफा में खुदाई के दौरान मिला था, तो ये भी आपको याद रखना है। चोलों की कांस्य प्रतिमा को दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतिमा में माना जाता है, तो ये आप याद रखेगा। और चोल देखिए कि ये ग्रामीण प्रशासन के रूप में भी जाने जाते हैं लोग, तो ये सभी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वानभट्ट द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हर्षचरित एक लिखा गया है, और दूसरा का पर्वती पर्यन ये भी लिखा गया है। और इसके बाद देखिएगा कि आपका मयूर शतक दिया गया है, तो ये मयूर शतक इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये आपका मयूर की रचना है, तो ये आप याद रखेगा, मयूर के द्वारा ही ये लिखा गया है। वाक्य पद्य ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिएगा ये आपका भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है, तो ये आप याद रखेगा, भर्तृहरि। और एक ये संस्कृत व्याकरण है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। तो देखिए कि 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर्षचरित तो आप जानते ही हैं, राजा हर्षवर्धन से ये संबंधित है, तो ये याद रखेगा। देखिए कि राजा जो हर्षवर्धन था, जिसे हर्ष के रूप में जाना जाता है, इनके द्वारा भी 3 नाटक लिखा गया है, एक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि चचनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद अली कुफी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि सूफी विचारों और अभ्यासों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब्स उल महजूब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है, उन्होंने गज ए सिकंदरी नामक गज की एक नई माप प्रणाली शुरू किया था, एकदम सही है। और देखिए कि उन्होंने बाबर के साथ पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी, तो ये भी आपका देखिएगा, पानीपत का पहली लड़ाई बाबर के साथ, ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिएगा कि अगर बात किया जाए पानीपत का प्रथम लड़ाई, तो ये आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। थोड़ा सा सिकंदर लोदी के बारे में देख लिया जाए। देखिए कि सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर का स्थापना किया गया था, तो ये आप याद रखेगा। आगरा शहर किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में बसाया गया था। गज ए सिकंदरी नामक गज की एक माप भी चलाया गया, जो कि आज भी वर्तमान में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये सभी पॉइंट याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। औरंगजेब के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए कि इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन में दिया गया है, इनके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने अधिकतम भौगोलिक विस्तार तक पहुंच गया था, ये आपका एकदम सही है। इसके शासनकाल में सिख और सतनामियों द्वारा क्षेत्रीय विद्रोह हुए थे, ये भी आपका सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि मूर्ति भंजक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा मंदिर भंजक इसने किया था। और ये भी याद रखने वाला चीज़ है कि मुगल में सबसे ज़्यादा हिंदू जो सैनिक था लोग, इसी के शासनकाल में था लोग, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया गया है नेतृत्वकर्ता और दूसरी पानीपत की लड़ाई के समय संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है ये बताना है। तो पहला में दिया गया है बैरम खां, मुगल सेना अध्यक्ष, कमांडर इन चीफ। तो देखिए कि ये आपका बैरम खां मुगल सेना अध्यक्ष, ये सही है। हेमू सूर्य साम्राज्य का अधीन हिंदू सेनापति था, ये भी सही है। आदिल शाह मुगल सेनाओं का सहयोगी था, ये आपका गलत हो जाएगा, आदिल शाह इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो इसका राइट आंसर आपका
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। एक में एक दो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में एक मानक चांदी के सिक्के के रूप में रुपया की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये तो आपका देखिएगा कि शेरशाह सूरी को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी देखिएगा कि सूर्य वंश के संस्थापक हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि सूर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो शेरशाह सूरी ही हैं। और रुपया एक मानक था चांदी का सिक्का जिसका वजन 178 ग्राम था, लगभग 11.5 ग्राम हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। जो दाम है इससे भी यही संबंधित है, रुपया दाम और असरफी तीनों से ये संबंधित है। और दाम जो होता था वो तांबे का होता था, तो ये याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य प्रशासन को केंद्रीकृत करना और सेना का भरण पोषण करना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए इंसा का मुख्य कार्य क्या था? तो दीवान ए इंसा का मुख्य कार्य का अगर बात किया जाए तो शाही पत्राचार का मसौदा तैयार करना और संचार बनाए रखना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राणा संगा के बारे में कौन से कथन सही है? तो सही कथन बताना है इसमें। तो देखिएगा कि पहला में दिया गया है, उन्होंने खनवा की लड़ाई में बाबर के खिलाफ राजपूत संघ का नेतृत्व किया, तो ये देखिएगा कि आपका एक मिनट, ये आपका एकदम सही है कि खनवा की लड़ाई में बाबर के खिलाफ राजपूत संघ का नेतृत्व किया था, तो ये आपका सही है। उन्होंने लोदियों के खिलाफ लड़ने के लिए बाबर को भारत आमंत्रित किया था, ये भी सही है। देखिए कि पहले बाबर को बुलाता है, फिर बाबर के साथ ही इसका युद्ध होता है। बड़ी सेना के नेतृत्व करने के बावजूद बाबर से ये पराजित हो जाता है, तो तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कि इब्राहिम लोदी के पतन के बाद बाबर ने खुद उत्तर भारत में अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया और खावा की लड़ाई जो कि 1527 में लड़ा गया था, इसमें राणा संगा ने शक्तिशाली राजपूत संघ का नेतृत्व किया, लेकिन ये युद्ध हार जाता है। इसके पीछे जो प्रमुख कारण था, बाबर के पास सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौशल सैनिक और साथ में बारूद का उपयोग, तो ये आप याद रखेगा। तो 39 का राइट आंसर देखिएगा कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, तीनों ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मध्यकालीन अवधि में चीन के साथ पुनः संपर्क के कारण बंगाल का कौन सा बंदरगाह विकसित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चिट्टागांव। चिट्टागांव ये अभी भी बंदरगाह है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब हुमायूं ने आगरा में सिंहासन संभाला तो निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आते थे या थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता था? तो आपका काबुल भी हो जाएगा, गंधार और बदखा, ये तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इसका कारण है कि इसने लोधी शक्ति को विखंडित कर दिया और विखंडित करने के साथ साथ उत्तर भारत का मार्ग बाबर के लिए खोल दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में देखिएगा कि दिया गया है कि उसने सिजदा और पैबोस जैसी दरबारी रीतियां प्रारंभ की, एकदम सही है। सिजदा और पैबोस का मतलब क्या होगा? सिजदा मतलब झुक के और प्रणाम करना, और पबोस का मतलब होता है कि पैर को चूम के प्रणाम करना, तो ये दोनों पद्धति लेके आया बलबन। इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा और सर्वोच्चता बढ़ाने का लक्ष्य रखा, ये भी आपका सही है। इसने लौह और रक्त का नीति लागू किया था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लौह और रक्त का नीति किसने लागू किया था? तो इसी के द्वारा लागू किया गया था, बलबन के द्वारा, तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है तुर्की सेनाएं भारतीय सेनाओं की तुलना में युद्ध में अधिक प्रभावी क्यों थी? तो इसका कारण है
कि उनकी जनजातीय संरचना और इक्का प्रणाली संगठित और गतिशील सेनाओं का समर्थन करती थी। तो ये आपका देखिएगा कि राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्यकालीन भारत में तुर्की विजय के वास्तविक समेकन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि इल्तुतमिश को उत्तर भारत में तुर्की विजय के वास्तविक समेकन के रूप में जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव रखा गया था। जो आपका गुलाम वंश है, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम है लोग। तो देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना करता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि मोहम्मद गौरी का ये आपका दामाद रहता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद आपका इल्तुतमिश रहता है। तो ये सभी पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, यह मुख्य रूप से रणनीतिक शहर कनौज के लिए एक संघर्ष था। एकदम सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पालों के बीच में था। ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में ये कनौज पड़ता था। और कनौज जो क्षेत्र है, ये कृषि के लिए सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक था। इसी के कारण देखिए कि यहाँ पे युद्ध का कारण बनता है। तो ये आप याद रखेगा, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। पालों के सांस्कृतिक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, पाल कला का शैली ने नेपाल और तिब्बत बौद्ध कला पर प्रभाव डाला। एकदम सही है। पालों ने संस्कृत को सख्ती से रोका और केवल प्रकृति को बढ़ावा दिया। ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि मुगल काल में आगरा और मनोरंजन के लिए मुगल काल में आराम और मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया पंचमहल नामक 5 मंजिला महल कहाँ निर्मित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिए फतेहपुर सीकरी विजयों का नगर के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखेगा। और इस परिसर में गुजराती बंगाली शैली की कई इमारतें मिलता है। तो ये याद रखेगा। यहाँ पे राजपूत पत्नियों को समर्पित किया गया था। और ये तो जानते ही हैं कि फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दारा सिको के द्वारा इसका अनुवाद कराया गया था या इनके द्वारा किया गया था। और दारा सिको कौन है? तो देखिए कि शाहजहां के ये पुत्र हैं, जो बड़े पुत्र हैं। और देखिए कि औरंगजेब के साथ इसका युद्ध होता है, औरंगजेब इसको मार देता है और फिर शासक बनता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबिक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अभी हम बताए हैं कि ये आपका मोहम्मद गौरी का दामाद रहता है और इसका दामाद इल्तुतमिश रहता है। ये गुलाम वंश का स्थापना करता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बलबन लौह और रक्त का नीति लेके आया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहा बिन अहमद सरहिंदी। तो तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहा बिन अहमद सरहिंदी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो से संबंधित नहीं है? तो इसमें बताना है कि अमीर खुसरो से कौन सा ग्रंथ संबंधित नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ईसा ए महरूर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये धारण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासन कर रहा था तो मंगोलों के आक्रमण के खिलाफ ये सफलतापूर्वक रक्षा करता है, तो दिल्ली को मंगोलों से बचाता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता है और इसका सपना था विश्व विजेता बनना, लेकिन उसके बाद पद्मावती के फेर में फंस जाता है और इसके बाद इसका मृत्यु भी हो जाता है। देखिए कि इसके शासनकाल में बाजार सुधार, राजस्व प्रशासन और केंद्रीकृत नियंत्रण प्रमुख रहे। इसका उपाधि का अगर बात किया जाए तो सिकंदर महान से तुलना की महत्वाकांक्षा इसको था, कि इसीलिए सिकंदर सानी ये अपना उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 53 के बाद अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या कारण था कि इतिहासकार अल बरूनी ने भारत में दिल्ली सल्तनत को एक वास्तविक इस्लामिक राज्य नहीं माना है? तो इसका कारण था, उस समय अधिकांश आबादी इस्लाम का पालन नहीं करती थी, इसी के कारण, क्योंकि हिंदू ज़्यादा था लोग उस समय। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने किस वर्ष उज्जैन पे आक्रमण किया था? तो इसका देखिए कि राइट आंसर है 1234 में उज्जैन पे ये आक्रमण करता है और दिल्ली सल्तनत के मध्य भारत तक ये पहुंच का प्रतीक बनाता है। और देखिए कि ये उज्जैन जो था उस समय प्रमुख एक धार्मिक ग्रंथ था और साथ में व्यापारिक भी केंद्र था। तो वहाँ पे लूटपाट करता है और दक्षिणी सीमा को और मजबूत करता है, तो ये आप याद रखिएगा। वहाँ पे बहुत सारा मंदिर भी तोड़ता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने परमार वंश की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र के द्वारा परमार वंश का स्थापना किया गया था। देखिए कि उपेंद्र को ही कृष्ण राज के नाम से जाना जाता है, तो ये आप याद रखेगा। और देखिए कि राजा भोज और वाकपक मुंज बाद के ये शासक होते हैं, इसमें का महान शासक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश सबसे कम अवधि तक शासन में रहा था? तो इसका राइट आंसर अगर देखिएगा तो खिलजी वंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में होता है और ये 1320 ईस्वी तक शासन करता है, यानी कि 30 साल तक। और देखिए कि इसका सबसे छोटी अवधि के बावजूद ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे गतिशील रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को ही मार के अपनाया था, तो ये याद रखना है। उसका नाम गियासुद्दीन खिलजी था, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शासक लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था लाख बख्श के नाम से। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, दक्षिण भारत के होशियाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें आपका सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है कि द्वार समुद्र होशियाल वंश की राजधानी था, एकदम सही है। और देखिए कि इसके अगर संस्थापक का नाम देखा जाए तो निप्र काम द्वितीय थे, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हेलेबीड है, ये भी आपका सही है, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा कि कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, 12वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली में कई संपन्न जैन व्यापारी थे, तो ये आपका देखिएगा कि ये आपका सही है। 12वीं शताब्दी के आसपास में दिल्ली में जैन व्यापारी मिले थे। इस अवधि के दौरान दिल्ली में ढाली गई मुद्राओं का प्रचलन बहुत सीमित था, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि 12वीं शताब्दी के आते आते यहाँ पे इस्लामिक धर्म फैल गया था और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिक्का का प्रचलन बढ़ गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फतवा ए जहादारी किस वंश का विवरण देता है या विवरण देती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
तुगलक वंश का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिएगा कि जियाउद्दीन बर्नी ने तुगलक काल के दौरान एक राजनीतिक ग्रंथ है जो शासकों के नैतिक और प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ये आप ये याद रखिएगा, फतवा ए जहादरी तुगलक वंश से संबंधित है। गाजी मलिक किस वंश के संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुगलक वंश के संस्थापक गाजी मलिक थे। तो देखिएगा कि 1320 में किया गया था। अलाउद्दीन के मरने के बाद खिलजी वंश के बाद इसी का आता है तुगलक वंश। निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में सक्रिय जाट प्रमुख था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चूड़ामर्द। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि सूरजमल के अधीन भविष्य के राजा की नींव रखी गई थी और छत्रसाल बुंदेल के प्रमुख जय सिंह और जयपुर के कछवाड़ राजा वीर सिंह पहले के बुलंद नेता थे। तो ये याद रखना है कि चूड़ामल का उदय मुगल साम्राज्य के पतन के बीच क्षेत्रीय दावे की दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकालीन मुगलों में जजिया कर को सबसे पहले किसने समाप्त किया? तो ये सबसे पहले जहांगीर शाह के द्वारा समाप्त किया जाता है। तो देखिए कि उत्तर मुगल कालीन का बात हो रहा है, पूरे मुगल कालीन का बात होता तो अकबर होता, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि जहांगीर शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए, जहांगीर शाह ने उत्तरकालीन ये जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या होता है? तो ये गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर है। तो ये याद रखिएगा, मराठा, राजपूत और हिंदू प्रमुखों से ये लिया जाता था। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, फिर आपका औरंगजेब जब आता है तो फिर से लागू करता है। तो ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 64 के बाद 65 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि बाबर की इच्छा अनुसार उसे अंततः कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर की इच्छा अनुसार देखिएगा कि उसे काबुल में दफनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुगल शासक बाबर ने प्रारंभ में उत्तर भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो इसका कारण रहता है क्योंकि वह मध्य एशिया में अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरी तरीका से नहीं कर पाया था। तो पूरा नहीं कर पाया था, इसीलिए भारत की तरफ आया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुगल शासक में सैन्य भर्ती की जिम्मेवारी किसके पास थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बख्शी जो होते थे, इनके द्वारा सैन्य भर्ती करवाया जाता था। तो ये आप याद रखिएगा। ये देखिए कि बख्शी का जो पद होता था, ये मनसबदारी प्रणाली पर आधारित मुगल सेना की वफादारी और दक्षता सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। यानी कि पिता के स्थान पे बेटा की जिम्मेवारी दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म संक्रमण का पहला मानव मामला सामने आया है। न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोलियोमिया होमिनिवेरिक्स। ये एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमू जिसे अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में आपका 1556 में हराया था। तो देखिए कि ये आपका हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह के मंत्री था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मुगल शासन के दौरान आमिल आमिल की पदवी किसे दर्शाती थी? तो आमिल का जो पदवी होता था ये आपका राजस्व अधिकारी को दर्शाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, दारा और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ था? तो देखिए कि सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है आपका सामूगढ़ का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि उत्तराधिकारी का युद्ध 1657 से लेकर 1659 के बीच में शाहजहां के 4 जो बच्चे थे यानी पुत्र था लोग, उनके बीच में लड़ा गया था। एक तो आप दारा सिको जानते हैं, दारा सिको एक अच्छा शासक था और ताकतवर भी था, लेकिन हार जाता है छल के कारण, औरंगजेब के छल के कारण। उसके बाद एक बेटा था शाह शुजा, और एक औरंगजेब तो जानते ही हैं, दूसरा तीसरा चौथा था मुराद बख्श। तो ये आप याद रखेगा। सामूगढ़ का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो 29 मई याद रखेगा, 29 मई 1658 को।
देखिए कि दारा सिकों को पहले धर्मत के युद्ध में हराया था औरंगजेब, लेकिन दारा सिकों फिर से अटैक करता है तो सामूगढ़ के युद्ध में उसका मृत्यु हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि मेवाड़ ने मुगल अधिपत्य किसके शासनकाल में स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में स्वीकार कर लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बी के, इसका राइट आंसर तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें से चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि उड़ जो एक गांव की सामान्य सभा थी, सभा कर देने वाले निवासी शामिल होते थे। तो देखिए कि सभा में कर देने वाले इसमें निवासी शामिल होता था लोग, तो एकदम सही है। विभिन्न कार्यों के लिए समितियों की प्रणाली अच्छी तरीके से स्थापित की गई थी, ये भी सही है। मुक्त जमीन के स्वामी और उच्च जातियों के लोगों ही परिषद में चुने जाते थे, ये भी आपका सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि आपका जो ग्राम पंचायत अभी हम लोग देखते हैं लोग, या ग्राम सभा, इसका जो कॉन्सेप्ट है तो शुरुआती कॉन्सेप्ट चोल साम्राज्य ही अपनाया था, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि ग्रामीण के लिए ये पूछा भी जाता है बार बार क्वेश्चन चोल साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चहलगामी चहलगनी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा 40 शक्तिशाली तुर्की कुलीनों का एक समूह था जो अक्सर सल्तनत के निर्णयों को प्रभावित करता था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिए कि बलबन के द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाता है, ये जो चालीसा रहता है, तो ये भी क्वेश्चन जोड़ के पूछता है, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है सूफीवाद सूफीवाद के संदर्भ में सूफीवाद के संदर्भ में सूफी सिलसिला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। देखिए पहला में दिया गया है कि वे ईश्वर की खोज के क्रम में सार्वभौमिक प्रेम की बातें करके धार्मिक सहिष्णुता के वातावरण पर प्रकाश डालते थे, एकदम सही है। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था, ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि आज भी आपका निजामुद्दीन औलिया जो कि राजस्थान के निजामुद्दीन औलिया, ये आपका दिल्ली में इनका मिलता है सिलसिला, और इनका जो मकबरा है तो दिल्ली में है। वहीं पे देखिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये राजस्थान के अजमेर में संबंधित है, और यहाँ पे बहुत व्यक्ति जाता भी है लोग, हिंदू भी जाता है लोग। तो देखिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों जाता है लोग। तो देखिए कि जितने सूफीवादी थे ये सब हिंदू मुस्लिम की एकता पे बात करते थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। विजयनगर साम्राज्य के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए कि आपका संगम हो जाएगा, संगम, उसके बाद सुलभ, उसके बाद तुलोव, उसके बाद अरबिंदु। तो ये आप याद रखिएगा। संगम काल देखिएगा कि आपका कब से कब था, तो 1336 में हरिहर और बुक्का प्रथम के द्वारा ये आपका स्थापना किया गया था। तो 1336 से लेके 1485 तक संगम ये आपका चला। उसके बाद देखिए सुलु वंश देखिएगा कि इसका 1485 से लेके 1505 ईस्वी तक ये शासन चलता है। और देखिए कि शासक नरसिंह देव सुलु के द्वारा ये स्थापित किया गया था। तुलु वंश देखिएगा, इसका अगर देखा जाए तो ये आपका 1505 से लेके 1570 तक ये शासन किया लोग। और देखिए कि कृष्ण देव राय इसमें के सबसे महत्वपूर्ण शासक रहते हैं। अगला है अरबिंदु। अरबिंदु देखिए कि आपका 1770 से लेके 1646 तक। और इसमें का देखिए कि सबसे ये अंतिम सत्ता रहता है दक्षिण भारत का, तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार थी। अमर नायक कौन थे? तो अमर नायक के बारे में बताना है। देखिए कि वे सैन्य कमांडर जिन्हें शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला में दिया गया है, एक बार देख लिया जाए कि सही पूछ रहा है कि गलत। चलिए सही पूछ रहा है। पहला में दिया गया कि आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को सुदृढ़ किया, एकदम सही है। रामानुजन वेदांत के अद्वैतवाद शाखा अर्थात विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत से संबंधित है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि रामानुजाचार्य ये आपका विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत यानी वेग अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, तो ये गलत हो जाएगा। माधवाचार्य वेदांत के द्वैत शाखा के मुख्य प्रतिपादक थे, ये भी आपका सही है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा कि सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, राजा को कार्यपालिका न्याय और विधायिक मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त था, एकदम सही है। राजा अपीलीय न्यायालय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था, ये भी आपका सही है। राजा को दैनिक प्रशासन में मंत्री परिषद द्वारा सहायता दी जाती थी, ये भी सही है। सिंहासन का उत्तराधिकारी योग्यता के सिद्धांत पे आधारित था, ये आपका गलत हो जाएगा। योग्यता के आधार पे सिद्धांत नहीं था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, उन्होंने स्थापत्य कला की बेहतर शैली विकसित की, एकदम सही है। चालुक्यों के अधीन प्रशासनिक अत्यधिक केंद्रीकृत था और ग्राम स्वायत्ता अनुपस्थित था, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बेहतर शैली के बारे में समझा जाए तो देखिए कि मंदिर जो बनाया जाता है उसका 3 शैलियाँ था, यह 3 शैली अभी भी है। पहला आपका द्रविड़ शैली, तो ये याद रखिएगा द्रविड़ शैली। उसके बाद देखिए कि नागर शैली और उसके बाद बेसर शैली। जो द्रविड़ शैली है ये साउथ इंडिया में देखिए कि वहाँ का जो मंदिर है, तो देखिए कि उसमें 5 मंजिला 7 मंजिला 9 मंजिला ऐसे ऐसे मंदिर का बढ़ते जाता है। तो ये आपका देखिए कि ये द्रविड़ मंदिर के अंतर्गत आ जाएगा, जितना भी साउथ में मंदिर है। नागर शैली उसे बोला जाता है जो देखिए कि आपके उत्तर भारत का जो मंदिर है, इसमें क्या होता है कि एक जो गर्भगृह बड़ा एक मंदिर होता है और उस मंदिर के चारों तरफ चारों दिशाओं में एक छोटा छोटा मंदिर बनाया जाता है। या देखिए कि एक ऐसे मंदिर बहुत बड़ा रहेगा और फिर इसके ऊपर छोटा छोटा मंदिर 4 बनाया जाएगा, तो 5 मंजिला हो जाएगा। तो ये आपका नागर शैली हो जाएगा। और देखिए कि साउथ में जो मंदिर बनता है उसके आसपास में एक तालाब जरूर होता है ताकि उसमें स्नान किया जा सके, लेकिन इधर नागर शैली में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। कहीं कहीं पे मिलता है लेकिन अधिकतर जगह पे नहीं मिलता है। इन दोनों को मिला के जो मंदिर निर्माण हुआ यानी कि मध्य भारत में, तो वो बोला गया बेसर शैली। तो ये याद रखिएगा, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, नागर शैली उत्तर भारत और मध्य भारत में बेसर शैली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका तो राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 के बाद 81 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, चोल अभिलेखों में वेटी, कदमाई और सूरनम का उल्लेख मिलता है, ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विभिन्न प्रकार के कर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वेटी, कदमाई और सूरनम ये कर होता था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोधी वंश। ये प्रथम अफगानिस्तान शासक था लोग, ये अब साम्राज्य था लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि लोधी वंश की स्थापना
1451 ईस्वी में होता है। 1526 तक ये शासन करता है लोग, जब तक कि मुगल साम्राज्य नहीं आ जाता है लोग। और देखिए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के शासक का अंत हो जाता है, तो ये याद रखेगा। और देखिए कि सूर्य वंश जो है उसे द्वितीय अफगानिस्तान साम्राज्य माना जाता है, तो ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराई का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तराई का प्रथम युद्ध देखिएगा कि 1191 में लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और तराई का प्रथम युद्ध देखिएगा कि मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में गौरी सेना और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। तो गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, तो ये याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय। तराई का प्रथम युद्ध में कौन जीतता है? तो पृथ्वीराज तृतीय जीत जाते हैं। और उसके बाद देखिए कि जीतने के बाद गौरी को ये माफ कर देते हैं। फिर ये 1 साल के बाद आता है और तराई का द्वितीय युद्ध होता है आपका 1192 ईस्वी में, और उसमें धोखा से मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 के बाद 84 नंबर। निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुलगमा प्रणाली शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबर के द्वारा। ये तुलगमा प्रणाली के कारण ही पानीपत का प्रथम युद्ध ये जीतता है, तो ये याद रखेगा। और ये क्या है? तो युद्ध की तुलगमा प्रणाली की शुरुआत बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जो कि 21 अप्रैल और 1526 में हुआ था, तो ये याद रखेगा। ये एक्चुअल में क्या होता था कि जैसे कि रथ जो होता है, तो रथ के आगे ये ऐसे लगवा के और उसमें ब्लेड ऐसे बनवा देता था, और जो भी आगे आता था तो उसका कट के हत्या हो जाता था। तो ये आपका देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। प्रथम में देखिएगा, अकबर ने उद्यान निर्माण में बहते पानी और फव्वारों के साथ चार बाग शैली की स्थापत्य कला के शुरू किया था। ये देखिए कि आपका ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाबर ने बहते और फव्वारों के साथ सम्मिलित रूप से बनाए गए जो चार बाग शैली है, इसका सबसे पहले बाबर के द्वारा बनाया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राम बाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक चार बाग शैली में बनाया गया था, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, कल्पसूत्र किस जैन परंपरा का प्रमाणिक ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि श्वेतांबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखिए कि जैन परंपरा जो है, तो महावीर के मृत्यु के बाद जैन दो भागों में बढ़ जाता है लोग, एक आपका श्वेतांबर और दूसरा का दिगंबर में। दिगंबर, अब देखिएगा कि यहाँ पे होता क्या है कि जो श्वेतांबर में बढ़ता है लोग, तो इसमें श्वेत वस्त्र पहनना था, और जो दिगंबर था लोग इन्हें नंगा रहना था। तो ये याद रखेगा, जो कि यही जैन धर्म का वास्तविक फॉर्म था शुरुआती चरण में। अगला क्वेश्चन है 86 के बाद 87 नंबर। इसमें देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, बौद्ध संगति और इसके अध्यक्षता करने वाले दिया गया है। तो प्रथम का आपका हो जाएगा, इसमें अगर मिलान किया जाए तो देखिए कि प्रथम का आपका महाकश्यप। तो कोई भी महाकाम किया जाता है तो उसे पहला काम किया जाता है, तो देखिए कि यहाँ पे महा है, तो आसानी से आप याद रखेगा कि महाकश्यप। द्वितीय आपका सबाकामी हो जाएगा, तृतीय मेघलीपुरुष तिस्ल, और चतुर्थ में देखिएगा कि अश्वघोष के साथ साथ वसुमित्र। तो ये याद रखना है, यहाँ पे अश्वघोष भी होगा, तो अश्वघोष को उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में समझ लिया जाए। प्रथम जब हुआ तो इसके शासक कौन थे? तो अजात शत्रु थे, अजात शत्रु। और द्वितीय का कौन थे? तो काला शोक, तो ये याद रखेगा, काला शोक। और तृतीय जब हुआ तो उस समय शासक कौन था? तो आपका अशोक। और चौथा तो आप जानते ही हैं, कनिक्स। कनिक्स।
अच्छा, हुआ कहाँ पे था? तो देखिए कि पहला जो हुआ ये आपका राजगीर में हुआ, तो ये याद रखिएगा राजगीर। दूसरा का काला अशोक कहाँ करवाता है? तो ये वैशाली में करवाता है। तो ये याद रखिएगा कि काला अशोक के समय वैशाली राजधानी था। अशोक के समय देखिएगा कि जब अशोक करवाता है तो मगध में करवाता है, और कनिष्क कराता है तो ये आपका कश्मीर में कराता है। तो ये आप याद रखिएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मौर्य राजा बिंदुसार किस संप्रदाय या धर्म के अनुयायी थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आजीवक संप्रदाय के। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय या धर्म के अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय के ये अनुयायी थे, लेकिन बाद में देखिए कि ये जैन धर्म अपना लेते हैं और संलेखना विधि के द्वारा ये इनका मृत्यु होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगति के निम्नलिखित स्थलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अभी हम लोग देखे हैं लोग कि सबसे पहले आपका राजगीर, उसके बाद आपका वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर। तो इसके अगर व्यवस्थित किया जाए तो क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा एक, एक के बाद आपका तीन आ जाएगा, तीन के बाद आपका दो आएगा, फिर आपका चार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पल्लव राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका दिया गया है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इनका कार्य जो है ये आपका 600 ईस्वी से लेके 630 तक ये शासन किए थे। और उसके बाद देखिए कि परमेश्वर प्रथम दिया गया है। तो परमेश्वर प्रथम 1600 सॉरी 670 से लेके आपका 700 ईस्वी तक ये शासन किए हैं। इसके बाद देखिएगा कि आपका और भी इसमें दिया गया है नरसिंहवर्मन प्रथम। ये कब से कब तक थे? तो ये आपका नरसिंहवर्मन प्रथम 630 से लेके 668 तक थे। और महेंद्र वर्मन द्वितीय, तो महेंद्र वर्मन द्वितीय के द्वारा देखिएगा 668 से लेके ये 70 तक शासन किए थे। तो इस प्रकार अगर मिलान किया जाए तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? तो सबसे पहले आपका एक, तीन, चार, दो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नौपाषाण स्थल के बारे में, ये आपका पम्मयपल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, पम्मयपल्ली। नौपाषाण काल आपका 6000 ईसा से लेके 4000 ईसा के बीच में ये स्थान मिला है। तो ये आप याद रखेगा। नौ मतलब तो नया होता है, पाषाण मतलब आपका पत्थर होता है, तो नया पत्थर का काल इसका हो जाएगा। तो ये आप याद रखेगा। और देखिए कि दक्षिण भारत में उत्खनित नौपाषाण स्थल के बारे में और देखा जाए तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी ये पाया गया है, और हुलूर भी पाया गया है। और देखिए कि आपका कोडेक, ये सभी आपका कर्नाटक से संबंधित हैं। किस स्थान पे जैन और बौद्ध दोनों संगतियां आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। देखिए कि जैन संगति दो होता है, एक आपका गुजरात में होता है, गुजरात, और दूसरा का पाटलिपुत्र में होता है। तो ये आप याद रखिएगा। और बौद्ध संगति तो अभी ऊपर देखे हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है महाशिला कटक और रथ मुसल जो नवीन सैन्य हथियार थे का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अजात शत्रु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। एक चीज आपको हम बता रहे हैं, अगर बाहुबली पिक्चर देखे हैं तो देखिए कि जब बाहुबली लड़ने के लिए जाता है तो रथ के आगे ऐसे ब्लेड लगा रहता है, और जब वो चलता है तो आगे जो भी आता है उसका कट जाता है। बाहुबली नहीं, भलाल देव, भलाल देव ये लेके जाता है। और बाहुबली देखिएगा कि एक गोला फेंकता है दुश्मनों में,
जो एक राक्षस रहता है और उसके बाद उसमें आग लगा देता है लोग, तो वो महाकटक और ये रथमुसल है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का भारत से बाहर सर्वप्रथम प्रसार किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अशोक का काल देखिएगा कि आपका 268 ईस्वी से लेके, सॉरी 268 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व के बीच में था। अशोक देखिए कि जब ये कलिंग युद्ध करता है, तो कलिंग युद्ध में नरसंहार जब देखता है, तो उसके बाद वो युद्ध नीति छोड़ के धर्म नीति अपना लेता है। तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, निम्नलिखित में से किस सातवाहक राजा ने पश्चिमी मालवा और बरार पर विजय प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि श्री सतकर्णी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने शक क्षत्रप राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर सिंहासन से हटा दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता की सैन्य प्रतिभा को विरासत में प्राप्त किया था और उसको और भी आगे बढ़ाता है। तो ये आप याद रखेगा। समुद्रगुप्त के बारे में तो आप जानते ही हैं कि भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, एक भी युद्ध नहीं हारे थे। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है गुप्त शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है प्रांतों को विषय कहा जाता था, ये आपका एकदम गलत है। देखिए कि प्रांतों को भुक्ति भुक्ति के नाम से जाना जाता था, तो ये याद रखेगा। और देखिए कि जो विषय था ये आपका भुक्तियों को, मतलब कि जिससे भुक्ति मतलब राज्य हो गया, और भुक्तियों को इसमें अगर तोड़ा जाए तो इसे में विषय में तोड़ा जाता था, बांटा जाता था, जो कि विषय मतलब कि जिला हो जाएगा। तो ये याद रखेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। नगर श्रेष्ठनी वे अधिकारी थे जो नगर प्रशासन की देखभाल करते थे, ये आपका एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कि गुप्त काल के शासन को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर पूछा जा रहा है, हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है वह पुष्पभूति वंश से संबंधित था जो गुप्तों के सामंत थे, एकदम सही है। जब गुप्तों का विखंडन हो जाता है तो उसी के स्थान पे सामंतों के द्वारा एक अलग अलग साम्राज्य का स्थापना किया जाता है, जिसमें से एक पुष्पभूति मित्र के द्वारा पुष्पभूति वंश का स्थापना किया जाता है। उसने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया, ये भी आपका सही है। लेकिन देखिए कि हर्षवर्धन के द्वारा जब दक्षिण भारत यात्रा किया जाता है, यानी दक्षिण भारत में अभियान चलाया जाता है, तो नर्मदा नदी के तट पे, ये याद रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशियम द्वितीय के द्वारा रोका जाता है और दोनों में युद्ध होता है जिसमें पुलकेशियम द्वितीय जीत जाता है, तो ये याद रखेगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, प्राचीन भारत के निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन के बारे में विवरण दिया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वेनसंग जो था, ये हर्षवर्धन के काल में आया था, और देखिए कि यात्रियों के राजकुमार के रूप में इसे जाना जाता है, तो ये याद रखेगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। फाहियान विक्रमादित्य द्वितीय के काल में आया था, तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 के बाद अगला नंबर 100, ये आपका पूछा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय 319 या 20 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू किया था, तो ये देखिएगा
ये आपका गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होगा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था कब? 319 ईस्वी में, अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में। दूसरका में दिया गया कि हरिसेन चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये हरिसेन जो थे ये आपका समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 भी गलत है। समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते ही हैं कि इन्हें भारत का नेपोलियन बोला जाता है, और देखिए कि एक भी युद्ध इनके हारने का साक्ष्य नहीं मिलता है। प्रयागराज जो अभिलेख है ये आपका इनसे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ना 1 ना 2। अगला क्वेश्चन है, किस ऋग्वेदिक देवता का उल्लेख अहुर माजा के रूप में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वरुण। वरुण देवता का उपयोग देखिएगा अहुर माजा के रूप में किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि अहुर माजा ये आपका पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी देखिए कि आपके ईरान के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से टेराकोटा का हल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बनावली से ये मिला है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बनावली कहाँ पे है? तो ये आपका हरियाणा में है, तो हरियाणा ये याद रखिएगा कहाँ पे है, हरियाणा में। और देखिएगा कि यहाँ बैलगाड़ी भी मिला है, तो ये भी याद रख सकते हैं। बाकी देखिए कि कालीबंगा ये आपका राजस्थान में स्थल है, और राखी गढ़ी ये आपका कहाँ पे है? तो ये भी आपका हरियाणा में है, तो ये आप ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु रामपुत्र एक है, और एक है आपका अलार कलाम, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि अलार कलाम से आपका सांख्य दर्शन के शिक्षा लिए थे, तो ये याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए कि कपिल वस्तु याद रखेगा, कपिल वस्तु ये नेपाल में पड़ेगा, और सांख्य गण के ये संबंधित है। इनके देखिएगा कि अगर पूछे कि इनके जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका लुम्नी में हुआ था, तो ये आप याद रखेगा। और इनके माता का नाम क्या था? तो गौतमी पुत्र था, तो गौतमी नाम था, तो गौतमी पुत्र ये कहलाते हैं, ये याद रखेगा। आगे और भी इनसे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा तो देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ये बताना है कि इसमें किसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो देखिए कि अशोक का उल्लेख मिलता है, रुद्रदमन का भी उल्लेख मिलता है, आपका समुद्रगुप्त का नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है, ये आप बताइए कमेंट करके। गुजरात में है, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरु अभिलेख संबंधित है, तो उत्तर मेरु अभिलेख देखिए किससे संबंधित है? तो ये चोल काल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है, तो ये याद रखेगा कहाँ पे, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनानी विद्वान स्ट्रोबो के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का आकार क्या था? तो देखिए कि पाटलिपुत्र नगर का आकार समना चतुर्भुज था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। टकोलम का युद्ध 949 ईस्वी में किनके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में, तो ये याद रखेगा। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोलों के बीच में ये युद्ध हुआ था। चोल राजकुमार राजित्य की मृत्यु इसमें हो गया था, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, हाल ही में समाचार में रहा चंद्रकेतुगढ़ नामक स्थल किस राज्य में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कोलकाता के निकट स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, तो ये आप याद रखेगा। यहाँ से टेराकोटा का आकृतियाँ मिला है। टेराकोटा मतलब होता है कि मिट्टी का खिलौना मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसमें देखिए कि आपका समतट ये बंगाल में है, एकदम सही है। लाट जो है ये गुजरात में है। रेवा द्वीप ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका रेवा द्वीप ऐसा कोई भी स्थान देखा नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धनुर्विद्या नहीं पढ़ाया जाता था, बाकी चिकित्सा, वेद और कला और शिल्प के बारे में पढ़ाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और ये क्यों चलाया गया था? तो ये तो अभी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे वो पहलगाम में आके और यात्रियों को मार दिए थे, उसी के खिलाफ ये चलाया गया था, पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था, ये याद रखेगा। भारत किस वर्ष लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रोकोमा मुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2024 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था वाशिंगटन डीसी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भारत ने एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता औपचारिक रूप से किस वर्ष, किस अवधि के लिए ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2025 और 26 के लिए ये ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मजलिस किस देश की संसद है? तो मजलिस देखिएगा कि आपका ईरान के संसद को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस दिन को एक पक्षीय दंडात्मक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इंडियन मैंगो मेनिया, इंडियन मैंगो मेनिया 2025 आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो अबू धाबी में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 3/35 पहल किससे संबंधित है? तो देखिए कि ये किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तंबाकू, शराब और शर्करा पेय पदार्थों पर उत्पाद शुल्क एवं स्वास्थ्य करों में वृद्धि करना। तो ये आप जरूर याद रखेगा 3/35। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार भारत विश्व का डैश सर्वाधिक समतुलात्मक देश है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा, ये समतामूलक देश है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आईएनएस उदयगिरी क्या है? आईएनएस उदयगिरी देखिए कि नीलगिरी श्रेणी का एक बहुउद्देशीय स्टील फ्रिगेट है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भार्गवास्त्र क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका है सूक्ष्म मिसाइल आधारित ड्रोन रोधी प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट कुइपर किस कंपनी का कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि ये अमेजन का ये कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि प्रोजेक्ट कुपर अमेजन द्वारा संचालित एक उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड है, जिसका उद्देश्य निम्न भूकक्षा में लगभग 3232 उपग्रहों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उच्च गति और अल्प विविधता वाला इंटरनेट उपलब्ध कराना है। तो ये याद रखेगा प्रोजेक्ट कुइपर। 11वां भारतीय मक्का शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में सबसे मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य करता है और पूरे वर्ल्ड में देखिए यूएसए प्रथम स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये आपका रोटरडैम में किया गया था, जो कि नीदरलैंड में पड़ेगा। चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की गई थी। तो ये मेजबानी देखिए है कि आपका भारत के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 6 जून 2025 को किया गया था। और देखिए कि चौथे भारत मध्य एशिया की संवाद की मेजबानी और इसका अध्यक्षता इस डॉक्टर जयशंकर के द्वारा किया गया था। डॉक्टर जयशंकर के बारे में आप जानते ही हैं कि वो विदेश मंत्रालय के
अध्यक्ष हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली योग नीति किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना किस सरकार द्वारा की गई है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना देखिएगा, ये आपका हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत ने अपना पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है, तो ये स्थापित किया गया है मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य का बात किया जाए तो गगनयान क्रूज मॉड्यूल के पैराशूट आधारित मदन प्रणाली का प्रशिक्षण करना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी यूकी के द्वारा जीता गया है। सी सी यूकी कहाँ की है? तो ये चीन की है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर आपका वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका गलत चुनना है। पहला में देखिएगा कि ये भारत का अब तक का सबसे भारी रॉकेट है, एकदम सही है। इसे 2035 तक तैयार करने की योजना है तथा इसका उपयोग चंद्रयान मिशनों के लिए किया जाएगा, जिसमें चंद्रमा पर पहला मानव मिशन भी शामिल है, ये भी सही है। यह अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल को ले जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें 3 चरण विन्यास होंगे, जिसमें पहले 2 चरण द्रव प्रणोदक और तीसरा क्रायोजेनिक प्रणोदक का उपयोग करेगा, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्बर ग्रीन्स क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पर्म वेल के पाचन तंत्र से उत्पन्न होने वाला मोम जैसा पदार्थ को एम्बर्स ग्रीन्स बोला जाता है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिए कि ये दुर्लभ और वेल के पाचन तंत्र में उत्पन्न होता है, तो ये आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, डीएसबी निस्तार क्या है? तो देखिए कि ये गहन समुद्री अभियानों हेतु भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार परियोजना की परिकल्पना की गई थी, तो ये किया गया था नीति आयोग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नीति आयोग का देखिएगा कि 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया था योजना आयोग के स्थान पे। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये याद रखेगा। और देखिए कि ग्रेट निकोबार परियोजना में 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र का जो अंतराल है, अंतर्राष्ट्रीय जो कंटेनर है, वहाँ पे ये बनाया जाएगा और 2021 में ये प्रारंभ किया गया था, तो ये याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 137 के बाद अगला क्वेश्चन है 138 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, वेरी सी रूबिया वेधशाला स्थिर है, तो ये कहाँ पे है? तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये अटाकामा रेगिस्तान चिली में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट क्या है? तो देखिए कि ये आपका सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा योग संस्थागत खरीदारों से धन संग्रह की एक विधि है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत ब्रिटेन व्यापारिक आर्थिक साझेदारी व्यापार समझौता सीटा पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो हस्ताक्षर कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 2025 को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 7 इंटू 8 इंटू 13 बराबर इतना दिया गया है 784, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 196 दिया गया है, तो ये बताना है कि आपका 9 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा। तो देखिएगा कि आपका 13 में 7 जोड़िएगा 20 हो जाएगा और इसमें 8 जोड़िएगा 28 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 784।
देखिए 5 2 7 और 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। उसी प्रकार देखिएगा कि आपका 7 सॉरी 9 और 4 13 और 2 15, 2 15 ये आपका 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में कितने तीन एक सम संख्या के पूर्व तथा एक विषम संख्या के पश्चात आएंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए कि ये आपका एक सम संख्या के पूर्व, एक सम संख्या के पूर्व और एक सम संख्या के बाद आएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख लीजिए कि कौन कहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका 4 बार ऐसे आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन और अभिकथन वाला दिया गया है। इसमें देखिएगा कि अभिकथन में दिया है कुछ से सूखा प्रवाल क्षेत्रों में अनेक किसान कार्य की तलाश में नगरों की ओर पलायन करते हैं। कारक में दिया गया है फसल खराब होने तथा कृषि से पर्याप्त आय का अभाव किसानों के लिए गांवों में अपनी आजीविका को बनाए रखना कठिन बना देता है। तो देखिए कि ये आपका ए और आर दोनों सत्य है और आर का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कूट भाषा में एमजी को 130 और नो को 210 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कैन का कूट क्या होगा। तो इसमें देखिएगा कि आपका जे एम, जे का मतलब क्या होगा, या एम जी यहाँ पे है, तो एम का मतलब 13 होता है और जे का मतलब क्या होता है 10 होता है। तो 13 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 130। वैसे ही देखिए एन का अगर देखिएगा कि अल्फ़ाबेटिक में इसका नंबर आपका 14 पे आएगा और ओ का 15 पे आएगा, तो इसमें गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए कि सी में 1 से गुना कराइए, फिर उसमें आपका 14 से गुना कराइए, तो सी का स्थान 3 है, तो कितना हो जाएगा 14 3 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 406286 और उसके बाद पूछा जा रहा है कि इसके स्थान पे क्या आ जाएगा। तो देखिएगा इसमें 4 2 6 और 6 2 8, 8 और 2 10, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषम पद ज्ञात करना है, तो कौन सा इसमें विषम है ये बताना है। तो देखिए कि आपका इसमें 7 दूनी 14, 14 दिया गया है, 9 1 10 दिया गया है, 7 और 5 12 यहाँ पे होना चाहिए, तो 15 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 के बाद 47 नंबर, यहाँ पे गुणने के स्थान पे माइनस, प्लस के स्थान पे गुना, तो ये रख के और सॉल्व कर देना है। इसका आंसर आपका निकल के आएगा 162। देखिए कि हैव को आपका 500 सॉरी 5237 और रेट को आपका 0 2 4 के रूप में कूटीबद्ध किया गया है, तो वीट का किस प्रकार कूटित होगा। तो देखिए इसमें अगर दिया है तो इसी में से निकल जाएगा, भी यहाँ पे दिया गया है तो 3 दिया गया है, तो पहला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ई का कोड कितना दिया गया है 7 दिया गया है, और ए का कोड देखिएगा कि आपका 2 दिया गया है, और टी का कोड यहाँ पे 4 दिया गया है, तो 37 24 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का अनुपात आपका 5:6 है, बी और सी के वेतन का अनुपात 7:8 है, ए और सी के वेतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये तो आप रख के ऐसे बना सकते हैं, तो आसानी से बन जाएगा, और यहाँ पे निकाल दीजिएगा आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका 35 48 निकल के आएगा। 7 5 6 35 और ये आपका 8 6 48, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे आपका दिया गया है एक क्वेश्चन, इसका डिग्री में मान निकालना है। यदि कोण बी डी सी 70 डिग्री है, तो आपका ए बी सी और प्लस ए सी बी कोण का मान डिग्री में क्या होगा। तो इसका मान अगर देखिएगा तो ये आपका 110 डिग्री हो जाएगा, तो ये आप निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस प्रकार 150 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। तो इस प्रकार इसे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।